नेक्स्ट जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने धर्म के साथ साथ नगर नियोजन के लिए काफी फेमस है। नगर नियोजन, धर्म, उसके अलावा स्वच्छता, व्यापार वाणिज्य, सब में सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन सभ्यताओं से काफी आगे दिखाई देती है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, उसके नगर नियोजन की बात करें, तो नगर नियोजन का अर्थ है टाउन प्लानिंग। तो ऐसी प्लानिंग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई थी कि जो उस समय के नगर थे वो लगभग एक सेट पैटर्न पर इस प्रकार से बनाए गए थे कि हमें पता चलता है कि उस समय कोई न कोई शासन प्रणाली, नगर पालिका या नगर निगम जैसी चीज रही होगी। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया नगरों के विकास को करते समय? हर सड़क को 90 डिग्री एंगल पर कटवाया। यानी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जयपुर में लंबी चौड़ी सड़कें हैं, हर सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने नगरों में तत्कालीन समय में 90 डिग्री एंगल पर सड़कों को कटवाया। इसका अर्थ है उन्होंने एक चेस के आकार का नगर नियोजन किया। इसे हम ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। पद्धति, सर्किल सिस्टम, इसको हम चैम्सफोर्ड सिस्टम भी कहते हैं। फोर्ड सिस्टम कैसे, आप यहां देख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह मुख्य सड़क है और यहां पे छोटी छोटी सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। ठीक ऐसा ही दिख रहा है जैसे शतरंज आप देखते हैं, चेस आप देखते हैं, इसलिए इसको चेस नुमा संरचना, ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड में जो सड़कें हैं वो ऐसी काटती है एक दूसरे को, तो ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति या फिर इसको चैम्सफोर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। अब इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखें तो नगर नियोजन की दूसरी विशेषता यहां पर जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि सड़कों के किनारे की तरफ ढकी हुई नालियां, ढकी हुई नालियां प्लस कूड़ादान। कूड़ादान एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो सड़कें बनाई उन सड़कों के आसपास ही उन्होंने नालियों का निर्माण तो किया लेकिन उसको ढक दिया। आज अगर आप देखें तो आज भारतीय गांवों में खुली हुई नालियां मिलेगी, शहरों में गटर खुले हुए मिलेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, नालियां बनाई उसको ढक दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने क्या किया, कूड़ादान रखने के लिए यानी कचरा डालने के लिए आज हम अपने घर में डस्टबिन रखते हैं, इन्होंने अपने दरवाजे के पास में बाहर की तरफ सड़क की तरफ एक खड्डा खोद के डस्टबिन बनाया और उसके ऊपर भी ढक्कन लगाया ताकि वहां पे घर का कचरा डाला जा सके और उसको निकाल के कहीं दूर फेंका जा सके। तो अगर ये ऐसा सिस्टम सेट कर रहे हैं तो दूसरे दिन जरूर इनके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आता होगा जो उस कचरे को उठा के दूसरी जगह डालता होगा। नहीं समझ रहे बात को? तो नगर पालिका, नगर निगम जैसी चीज कोई रही होगी। एक और चीज यहां पे समझने वाली बात है और वो ये है कि इन्होंने इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का उपयोग किया। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम किसके लिए? ब्रिक्स के लिए, ईंटों के लिए। और ईंटों के लिए इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का उपयोग किया। इसका क्या मतलब हुआ? तो जब हम बचपन में छोटे थे तो हम घर ऐसे बनाते थे, ईंट को रख दिया, ऐसे ऐसे ईंट को रख देते थे, एक के ऊपर एक ईंट। इससे आपने देखा होगा कि ईंटें गिर जाती थी बहुत जल्दी से। इन्होंने इंग्लिश बॉन्ड मेथड अपनाया जिससे ईंटें जो रखी हुई है वो गिरे ना। इस प्रकार से ऐसे ऐसे ईंटों को रखा इन्होंने ताकि ईंटें जो हैं वो बॉन्ड में रहे यानी मजबूती प्रदान करे मकान को। एक बात यहां और ध्यान रखना, इनके जो दरवाजे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो अपने घर बनाए थे उसमें दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। केवल लोथल में, जो गुजरात में भोगवा नदी के
किनारे एक बंदरगाह या डॉकयार्ड हुआ करता था जहां पे मोहर पर नाव का चित्र मिलता है, केवल वहीं पर दरवाजे सड़क की तरफ आगे की तरफ खुलते हैं, बाकी हर जगह पे दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दरवाजे अगर मुख्य सड़क की ओर खुलेंगे तो वहां पे जो गाड़ियां आ जा रही है बैलगाड़ी टाइप की व्यापार वाणिज्य के लिए, वो धूल मिट्टी उड़ाएगी, चोरी वोरी भी हो सकती है और प्राइवेसी नहीं बनी रहेगी कि लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन्होंने इतना सिस्टम सेट किया अपने मकान को बनाने में, अपनी गलियों को बनाने में, अपनी नालियों को बनाने में। इतना ही नहीं, इन्होंने जो मकान बनाया वो डबल मंजिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने डबल मंजिला दोहरा मकान बनाया, यानी नीचे भी मकान है, उसके ऊपर एक स्टोरी और बना दिया इन्होंने। अब बनाया कैसे? तो सीधी सी बात है, जैसे गांव में लकड़ी रखी जाती है, उसके ऊपर गारा मिट्टी इत्यादि से लिपापोती की जाती है, उस प्रकार से इन लोगों ने बनाया। अगर और आगे हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के पैटर्न को और इसके नगर नियोजन को समझने की बात करें तो हर तीसरे घर में एक कुआं मिला है। हर तीसरे घर में एक कुआं मिला है। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिन ईंटों का उपयोग करते थे उन ईंटों का माप हुआ करता था 4:2:1। ये रेशियो था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई। यानी मोटी मोटी ईंटें हुआ करती थी, आज की तुलना में लगभग 4-5 गुना मोटी ईंटें हुआ करती थी। ये विस्तार को महत्व कम देते थे, विकास को महत्व ज्यादा देते थे, समृद्धि को महत्व ज्यादा देते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और इसी वजह से इन्होंने ऐसी ईंटों का उपयोग किया आग में पका पका करके, ताकि उससे मजबूती प्रदान की जा सके। केवल आप अगर ध्यान से देखें तो चंद हुदड़ों को छोड़कर बाकी सारे नगर दुर्गीकृत मिलेंगे आपको। एक प्रकार के दुर्गों का निर्माण किया गया, दुर्गीकृत टाइप की संरचना बनाई गई। अगर आप हड़प्पा को देखें तो पिगट महोदय कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां रही होगी। अगर हम ईंटों की बात करें तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई अलंकृत ईंटें कहां से मिली है। अलंकृत ईंटें, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले कलर की चूड़ियां। ये कहां पे? राजस्थान में राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, काले कलर की चूड़ियां। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वक्राकार ईंटें कहां से मिली है, वक्राकार, वक्राकार ईंटों का मतलब क्या होता है? वक्र के आकार के संरचना वाली ईंटें, इस प्रकार से ऐसी चन हुदड़ों से मिली है। कहां से मिली है? चन हुदड़ों से। अलंकृत मतलब डिजाइन बनाई गई। जैसे आपने ईंटें देखी होगी तो उस पर राम लिख देते हैं, मंदिर नुमा संरचना बना देते हैं, कोई सील लगा लेते हैं, कोई मोहर टाइप की ईंट में डिजाइन आजकल भी कई बार बनाते हैं, खड्डा बना देते हैं। ऐसी अलंकृत ईंटें हमें कालीबंगा राजस्थान से, और जो चंद हुदड़ है वहां से हमें वक्राकार ईंटों की होती है। तो आप समझ गए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो नगर नियोजन किया वो बिना नगर पालिका या नगर निगम जैसी संरचना के संभव नहीं हो पाएगा। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो मूवी भी बनी हुई है एक, ऋतिक रोशन की, नहीं दीपिका मादुका नहीं है, लीजा हेडन है उसमें शायद। हाँ, तो मोहनजोदड़ो से हमें दो चीजें प्राप्त होती है। एक हमें प्राप्त होता है यहां से स्नानागार, और एक हमें प्राप्त होता है अन्नागार। अगर हम मोहनजोदड़ो के स्नानागार की बात करें यानी बाथरूम की बात करें, तो ऐसा बाथरूम जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता है, लगभग वैसा ही बाथरूम, लंबा चौड़ा, जिसके पूर्वी भाग में कुआं है, हमें ग्रीस यूनान की तरफ प्राप्त होता है। लेकिन वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बाथरूम बनाया उसे 2000 साल बाद प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दूसरी दुनिया से काफी एडवांस थे। अब ये जो स्नानागार हैं, ये धार्मिक पूजा आयोजन कुछ होता होगा या फिर जल की पूजा होती होगी, जहां पे लोग नहा के अपने देवी देवताओं की, प्रकृति की पूजा करते होंगे, ऐसा अंदाज लगाया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जब इस स्नानागार को आप देखते हैं और इस स्नानागार के साथ आप अन्नागार को एडजस्ट करते हैं तो आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर होने लगती हैं। कैसे? तो ये जो अन्नागार मिला है, इसका अर्थ ये होता है कि वो अन्न को
स्टोर करते होंगे। तो स्टोर करने का अर्थ क्या होता है? उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता होगा अनाज का। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा कौन से अनाज पैदा करते थे और खाते थे? गेहूं और जौ। आज भी देखिए हम लोग ज्यादातर गेहूं खाते हैं और जौ को पूजा में उपयोग आज भी किया जाता है। तो ये जब गेहूं और जौ खाते थे तो ज्यादा पैदा हो जाता होगा, तो ये उस अन्नागार में उसको स्टोर करते होंगे, अतिरिक्त उत्पादन को बेचते होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अकाल, बाढ़ आने की संभावना बनी रहती होगी, तो ये लोग अपना गेहूं जो है स्टोर करके रखते होंगे। जैसे भारत सरकार आजकल अपने पास बफर स्टॉक इकट्ठा करती है, किसानों से महंगे दामों पर अनाज को खरीदती है एमएसपी के माध्यम से, और उसको एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अपने गोडाउन में रखता है और उसको बाद में सस्ते दामों पर जो भारत में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं वहां पे बांट दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसे पीडीएस सिस्टम कहलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन की दुकानों के माध्यम से ये काम किया जाता है। और ये क्यों करती है भारत सरकार? क्योंकि भाई जहां पे कमी है, उन जगहों पर जहां पे अधिक अनाज पैदा हो रहा है वहां से उसको पहुंचाया जा सके। अकाल, बाढ़, आपातकाल या प्राकृतिक आपदा के समय अनाज को स्टोर करने की सुविधा मिल सके, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, गरीबों को खाने को अनाज मिल सके, फूड सिक्योरिटी प्राप्त हो सके। यही काम तो यहाँ पे भी किया जा रहा था अन्नागार को अगर देखें तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इस एंगल से ना सोचें कि व्यापार के लिए या फिर अकाल के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अन्नागार में अन्न इकट्ठा करते थे और साल में 1-2 बार ऐसी कोई परंपरा या पूजा होती होगी जहां पे ये लोग उस अनाज को निकाल कर सामूहिक भोज करते होंगे, यहां स्नानागार में नहा वहा के। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन अभी तक लिपि नहीं पड़ी गई और इसकी वजह से हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, हम केवल अंदाज लगा सकते हैं। 101% किसी बात को श्योरिटी के भी नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उतारिए इसको। हाँ हाँ, उसी टाइप का जो अंग्रेजों के समय, अकाल के समय बनाते थे ताकि लोगों को पैसा मिल सके। उतारिए इसको। और एक बात ध्यान रखना, इनका जो फर्श होता था वो कच्चा होता था। केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिलते हैं, पक्का, पक्की ईंट का बनाया हुआ। ठीक है, मिक्स हो गया है। एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, बनाइए, फिर लिखवा देते हैं।